प्यारे साथियों, मैं आपका अपना अंकुर सर लेकर आया हूं जेई मेन 2025 के एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन में। हम बात करेंगे इस वीडियो में 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट नंबर 1 की। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम बिलो विच कैन नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन इज। यहां पर डिफरेंट कंपाउंड हमारे पास गिवन है, हमें पता करना है कौन सा कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ध्यान देना, नहीं देगा। ओके जी, सबसे पहले ध्यान करें आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो, या लेट्स से 2 डिग्री अल्कोहल जिसके ऑक्सीडेशन से CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिल जाए, लाइक दैट। सो इस तरह के जो ग्रुप हैं वो हमारे कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ में ध्यान रखना कि हमारा जो C2H5OH इथेनॉल है वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ओके, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम इथेनॉल की बात करें, C2H5OH आइडोफॉर्म टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, P रेफर्स फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। ओके जी, अब हम बात करेंगे सेकंड कंपाउंड की, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लीजिए, आइसोप्रोपाइल बनाया, अल्कोहल बनाया, 2 डिग्री अल्कोहल है जिससे CH3CO ग्रुप मिल जाएगा ऑक्सीडेशन से, तो यहां पर मैंने लिख दिया P, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हमें देखना है N, नेगेटिव रिजल्ट कौन सा देगा। ओके जी, थर्ड कंपाउंड की बात करते हैं, ब्रोमो एसीटोन है। सो लीजिए, हमारे ब्रोमो एसीटोन की बात करेंगे, और ब्रोमो एसीटोन में भी COCH3 ग्रुप है, ये भी P कहलाएगा। अरे, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कंपाउंड कहलाएगा। ओके, 2 ब्यूटेनॉल की बात करते हैं। 2 ब्यूटेनॉल, ये आपका ब्यूटेन और 2 ऑल हो गया। देखिए, ये भी CH3C&OH 2 डिग्री अल्कोहल है जो कि ऑक्सीडेशन से CH3CO ग्रुप दे सकता है, तो अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अच्छा जी, अभी तो सब पॉजिटिव ही निकल रहे हैं। आगे बात करते हैं 2 ब्यूटेनॉन। सो यहां पर ये आपका 2 ब्यूटेनॉन होगा, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आइए जी, बात करें 6th ब्यूटेनॉल की, और ये आपका ब्यूटेनॉल हुआ। भैया, ब्यूटेनॉल में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, नहीं है तो अरे नहीं है तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। चलिए जी, आगे बात करते हैं 7 कंपाउंड की। 7 ब्यूटेनॉल के बाद है 2 पेंटेनॉन। लीजिए, 2 पेंटेनॉन, ये भी CH3CO ग्रुप है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा आइडोफॉर्म टेस्ट में। 8वें कंपाउंड की बात करें, 3 पेंटेनॉन है। सो ये 5 कार्बन मैंने बनाए और 3 पर कीटोन ग्रुप लगा दिया, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट देगा। N मतलब नेगेटिव रिजल्ट, और वही तो काउंट हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे पेंटेनॉल की। सो ये आपका पेंटेनॉल हुआ, और पेंटेनॉल में भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अल्टीमेटली ये भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। लीजिए जी, अभी तक 3 मिल गए, और एक और है, हाँ एक और है 10th कंपाउंड, 3 पेंटेनॉल। और अगर 3 पेंटेनॉल की हम बात करें, ये 1 2 3 4 5 और 3 पर पेंटेनॉल लगाया, क्या CH3CO ग्रुप है? नहीं है सर, तो अल्टीमेटली ये भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। अजी, 4 ऐसे कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट देंगे, कैन नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। 4 आंसर 4th ऑप्शन में 4 है, अल्टीमेटली 4th ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, देखो एक क्वेश्चन नंबर 52 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, और इसमें P ब्लॉक का भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐड किया हुआ है। इस बार ये देखा गया है जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं ना, वो किसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है, 2 या 3 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी 3 कॉन्सेप्ट लगाए हैं इन्होंने। जैसे कहा है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बीकर होता है, देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। सही है, ये अपन जानते हैं कि लॉन पेयर रिपल्सन के कारण नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, बीकर हो जाता है, ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्सन। लेकिन अगर अपन साइज से और बॉन्ड लेंथ देखें तो नाइट्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी। इन्होंने कहा है कि नाइट्रोजन बॉन्ड एज लॉन्गर भी है, लॉन्गर नहीं है बेटा, ये शॉर्टर है। क्यों? फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, फॉस्फोरस के ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया।
स्टेटमेंट सेकंड देखो, कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रेडिली अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बात ठीक है कि +5 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में या मीडिएटर ऑक्सीडेशन स्टेट में कह लें, फास्फोरस के कंपाउंड हों या ग्रुप 15 एलिमेंट के कंपाउंड हों, वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड भी होते हैं डिस्प्रपोर्शनेट, लेकिन रेडिली नहीं होते, हीटेड करना पड़ता है। H3PO3 को आपको डिस्प्रपोर्शनेट करने के लिए हीटेड करना पड़ेगा। तो ये जो वर्ड लिखा है ना रेडिली, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड बोथ सेकंड आर फॉल्स। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, 3। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया है इन द फॉलोइंग सिस्टम PCl5 गैस, आपको दे रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस एट इक्विलिब्रियम अपॉन एडिशन ऑफ जिनॉन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में से अपन को करेक्ट चुनना है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको एक इक्विलिब्रियम पे एक इक्वेशन दी है PCl5 वाली, और यहाँ बोला गया है कि आप जिनॉन गैस जो कि एक इनर्ट गैस होती है उसको ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, और कंडीशन आपने रखी है टेम्परेचर और प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है, और फिर बताना है कि किन की इन गिवन ऑप्शन में से किन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। पहले ऑप्शन में तो क्या है कि तीनों जो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी बढ़ेगी, एक में Cl2 की डिक्रीज होगी, फिर PCl3 की इंक्रीज होगी और PCl5 की इंक्रीज होगी। तो अपन देख लेते हैं पहले इक्वेशन, आपके पास PCl5 गैस और ये आपको दे रहा है PCl3 गैस प्लस ऑफ Cl2 गैस दे रहा है, राइट। अब अपन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसके लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो QP का एक्सप्रेशन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मोल्स ऑफ PCl3 गैस मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ Cl2 गैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ PCl5 गैस मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर तो आपके पास ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि इसके मोल्स आपके पास कांस्टेंट है, ये तो आपने कुछ इक्विलिब्रियम की कंडीशन आने के बाद चेंज किया ही नहीं है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आने के बाद आपने चेंज क्या किया है, आपने जिनॉन गैस को ऐड किया है। अब जिनॉन आप सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे चेंज कहाँ आ रहा होगा, यहाँ पर चेंज आ रहा होगा आपके तो का एक तो इस क्वांटिटी में जहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे होंगे, और इन 3 में तो आपने कोई चेंज लाया नहीं, तो इनमें कोई चेंज नहीं है। वेरस टेम्परेचर भी आपने क्या रख रखा है, कांस्टेंट रख रखा है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज होंगे तो आपका QP का वैल्यू डिक्रीज होगा। इसका मतलब आपका जो QP हो जाएगा, आपका जो QP हो जाएगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, KP हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाएगा। और जब भी रिएक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाता है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में बढ़ती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 जो है, PCl5 की जो कंसंट्रेशन है वो तो डिक्रीज करेगी जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन में होएगी, और कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 आपकी इंक्रीज होगी क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। वेयरएज Cl2 भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अपन आप ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। पहले ऑप्शन में आपको दिया है PCl5, PCl3 एंड Cl2 सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, वैसे तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि PCl5 की डिक्रीज होगी, PCl3 Cl2 की इंक्रीज होगी। सेकेंडली Cl2 की डिक्रीज होगी, अपन यहाँ से देख सकते हैं कि Cl2 की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड, PCl3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि अपन देख चुके हैं PCl3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, वेयरएज PCl5 की कंसंट्रेशन इंक्रीज, PCl5 की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। Correct order of limiting molar conductivity for cation in water at 298 Kelvin। कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो यहाँ देखें H+ जो आयन है आपका, इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसलिए H+ आयन की कंडक्टिविटी कहते हैं, जितने भी आयन्स हैं कैटाइन एनाइंस दोनों कंसीडर कर लो, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इसी की होती है। अब इन पर चार्ज ज़्यादा है कैल्शियम और मैग्नीशियम पर, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में अगर डालेंगे तो मैग्नीशियम का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, कैल्शियम का कम होगा, तो कैल्शियम का साइज छोटा होगा, मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा, इसलिए कैल्शियम की
कंडक्टिविटी mg से ज़्यादा होगी। इसी तरह पोटेशियम का हाइड्रेशन कम होगा, सोडियम का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, तो पोटेशियम की साइज एक्वस सॉल्यूशन में छोटी होगी और इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड। So the next question is, आपको दिया है among 10 की पावर -9 ग्राम each of the following elements, which one will have the highest number of atoms? आपको 4 एलिमेंट दिए हैं और पूछा गया है इनमें चारों में सबसे ज्यादा एटम्स किस में होंगे, जबकि इनका मास आपने क्या रख रखा है, सेम रखा है। अगर अपन इनके एटॉमिक मासेस की बात करें तो इनका एटॉमिक मासेस आपके पास कितना हो जाता है? अगर अपन पीटी का बात करें तो इसका एटॉमिक मास आपके पास 207 हो गया, राइट। अगर अपन पीआर का बात करें तो इसका एटॉमिक मास आपके पास 141 हो गया। अगर अपन पीबी का बात करें तो इसका एटॉमिक मास फिर से आपके पास 207 हो गया। और अगर आप पीओ की बात करें तो इसका एटॉमिक मास आपके पास हो गया 209। अब अपन समझ सकते हैं जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा, क्योंकि मास जो गिवन मास है वो सेम है सबके लिए, तो जिनका एटॉमिक मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे। तो अपन यहां देख लेते हैं किसका एटॉमिक मास सबसे कम है, तो यहां पे एटॉमिक मास कम है पीआर का, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई एबीसी रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहां पर ए कोई कंपाउंड हमारे पास है NaNO2 HCl के साथ में ट्रीट किया गया है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पर। हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिल रहा है, Ki के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, देन बी कंपाउंड मिल रहा है और फिर 2 मोल्स ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, सी कंपाउंड मिल रहा है। तो देखते से आपको पता लग जाना चाहिए क्या सर कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमें मिल रहा है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर NaNO2 HCl के साथ में, तो अल्टीमेटली ये हमारा होता है एनिलीन। क्या होता है बच्चों? एनिलीन। चलिए जी, तो ए कंपाउंड हमारा क्या हुआ? एनिलीन। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लिख देते हैं NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट Na2+Cl-। आगे बढ़ते हैं और Ki के साथ में रिएक्शन करेंगे। बताइए Ki के साथ में क्या होगा? N2 गैस अलग हो जाएगी, आयोडो बेंजीन बन जाएगा। सो अल्टीमेटली बात करते हैं बेंजीन के साथ में लगा दिया आयोडो। अच्छा जी, 2 मोल्स ऑफ Na के साथ में ड्राई ईथर के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। वुड्स रिएक्शन को ध्यान रखिए। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमारा ये आपका यहां पर तो एराइल हैलाइड है, अगर एल्काइल हैलाइड होता और अगर उसको 2 मोल्स ऑफ Na के साथ में ट्रीट करते इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बनता? आर बनता। लेकिन ध्यान रहे ये फिटिग रिएक्शन है। क्या है बच्चों? फिटिग रिएक्शन। और यहां पर अगर 2 मोल्स ऑफ Na के साथ में ट्रीट किया गया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सो ये एक फिटिग रिएक्शन हुई, क्योंकि हमारे ये एल्काइल नहीं एराइल हैलाइड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बन जाएगा? ये एक रिंग और उसके साथ में दूसरी रिंग, 2 रिंग एक साथ जुड़ जाएगी। इस तरह से हम बात करें, ये कंपाउंड बी है और ये कंपाउंड सी है। लेट्स चेक ऑप्शन। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, लीजिए सेकंड ऑप्शन में एनिलीन मिला ए, उसके बाद में आयोडोबेंजीन और उसके बाद में डाइफिनाइल। अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। The correct order of the complex CONH3 का होल 5H2O 3+, ये A हो गया तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स नंबर A हो गया। कौन सा? CONH3 का होल 5H2O 3+। इसके लिए मैं डेल्टा O लिख लेता हूँ ये। दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया तुम्हारा B, कौन सा? CONH3 का होल 6 और 3+। कॉम्प्लेक्स सी हो गया COCN का होल 6 3- और इसके लिए डेल्टा O डैश, डेल्टा O डबल डैश, और एक डी कॉम्प्लेक्स हो गया तुम्हारा, कौन सा? CONH3 का होल 5 NH3 का होल 5Cl 2+, डेल्टा O ट्रिपल डैश।
अपन जानते हैं कि जो डेल्टा ओ है और जो लैम्डा एब्जॉर्ब है उसमें इनवर्स रिलेशन होगा, और डेल्टा ओ में और लिगेंड की स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, साइनाइड की, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, डेल्टा ओ डबल डैश की। उसके बाद अमोनिया डेल्टा ओ डैश। फिर यहाँ देखें 5 अमोनिया 5 अमोनिया, यहाँ क्लोरीन वाटर, वाटर SFL होता है एज कंपेयर टू Cl, तो डेल्टा ओ ज़्यादा होगा किससे, डेल्टा ओ ट्रिपल डैश से। तो ये ऑर्डर हो गया डेल्टा ओ का। तो लैम्डा का ऑर्डर क्या होगा, लैम्डा डबल डैश सबसे कम होगा, फिर लैम्डा डबल डैश के बाद आएगा कौन, लैम्डा डबल डैश के बाद आ जाएगा आपका क्या, लैम्डा डैश, फिर लैम्डा और सबसे ज़्यादा लैम्डा ट्रिपल डैश। तो ये ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर देखें तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, लैम्डा डबल डैश यानी C, देन B, देन A, देन D। तो DABC ऑर्डर कहाँ है अपने पास, DABC ऑर्डर ये रहा सेकंड, तो आंसर होगा इसका सेकंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, ए ऑप्शन में अगर हम बात करें, देखिए ये क्वेश्चन एक आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है और प्योर एंड शॉर्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें ए ऑप्शन में, सो क्या ये दोनों मेटामर है, मेटामर अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो और आइदर साइड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, मेटामर्स कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर ये कीटोन है, हाँ जी ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, मेटामर्स के लिए कंपलसरी है। और यहां पर ये है 3 पेंटेनॉन 2 पेंटेनॉन, यहां पर 2 कार्बन के एल्काइल ग्रुप है, यहां पर 3 कार्बन के एल्काइल ग्रुप है। ऑल्दो अगर हम बात करें ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, क्या ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल ये दोनों या फंक्शनल आइसोमर है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहां पर साइनाइड यहां पर आइसोसाइनाइड, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। सो अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, अजी ध्यान दीजिए यहां पर थर्ड ऑप्शन में, अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, फर्स्ट वाले में 4 कार्बन, सेकंड वाले में 5 कार्बन है, ये आइसोमर हो ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली काहे के पोजीशन आइसोमर, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। डी ऑप्शन में होमोलोगस की बात की गई है। होमोलोगस में अगर हम बात करें, सो दिस वन इज 1 डिग्री एमाइन एंड दिस वन इज 2 डिग्री एमाइन। अजी ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन आपस में होमोलोगस नहीं होते। अल्टीमेटली डी ऑप्शन में भी फॉल्स स्टेटमेंट दे रखा है। क्या पूछा है, करेक्ट आंसर, करेक्ट कौन सा है बताइए, ए और बी। ए और बी सेकेंड ऑप्शन में मेंशन है, अल्टीमेटली सेकेंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। The metal ion that have the calculated spin only magnetic moment value of 4.9 बोर मैग्नेटॉन, क्रोमियम +2 का बताओ 3d4 क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 4.9। Fe+2 3d6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट 4.9। Fe3+ 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट होगा 5.92। कोबाल्ट +2 3d7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट होगा 3.87। और है Mn+3 3d4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट होगा 4.9। तो कौन कौन से आंसर सही हो गए, ए, बी और ई कहाँ है, ये रहा, आंसर हो गया आपका 3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आराम से बन जाएगा। ये तो
बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग सभी जगह पढ़ा देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को मैच कराना है तो जो PF5 है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d। SF6 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। NiCO का होल 4 पेयरिंग करा दोगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और PtCl4 और 2- यहाँ भी पेयरिंग करा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। इनर सेल का d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। तो क्या हो गया? A का मैचिंग हो गया किससे? सेकंड से। तो A का सेकंड, B का मैचिंग किससे हो गया? थर्ड से। तो B का थर्ड, C का मैचिंग हो गया किससे? 4 से। तो C का 4 और D का फर्स्ट। आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर होगा 2। So the next question is, given below are two statements. Statement 1, a catalyst cannot alter the equilibrium constant Kc of the reaction, temperature remaining constant. अपन को कह रहा है कि टेम्परेचर यदि आप कांस्टेंट रख दें तो क्या कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता? बिल्कुल सही ऑप्शन है सर, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि Kc की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और कोई भी फैक्टर उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली सेकेंड बात करें, अ होमोजेनियस कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ अ सिस्टम, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंपोजिशन की बात करिए और ऊपर कांस्टेंट की बात करिए। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और किसी भी फैक्टर पे चेंज नहीं हो सकता, बट आपके पास इक्विलिब्रियम कंपोजिशन है, ठीक है, ये क्या होता है? ये चेंज हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंपोजिशन चेंज हो सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पर भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया। तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। In a reaction, A plus B gives C. Initial concentrations of A and B are related as A naught. Initial A naught concentration is equal to 8 times of B naught concentration. The half-lives of A and B are 10 minutes and 40 minutes respectively. If they start to disappear at the same time, both following first order kinetics, after how much time will the concentration of both the reactants be same? राइट अब यहाँ पे आपको क्या दिया रखा है? कोई रिएक्शन आपके पास A प्लस बी आपको C दे रही है, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A और B आपको ऐसा दिया हुआ है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B नॉट। क्या बात सही है? अब इन्होंने इनके हाफ लाइफ दे रखे, T हाफ आपको A का दिया है दैट इज 10 मिनट्स और T हाफ आपको B का गिवन है दैट इज 40 मिनट्स। अब आपको बताना है कितने समय बाद दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे A नॉट आपको इतना दिया है तो A नॉट को अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं 8 टाइम्स ऑफ B नॉट और ये बराबर किसके हो जाएगा? B नॉट के, हाँ या ना। अब इसका हाफ लाइफ आपको कितना दिया है? 10 मिनट्स। अगर अपन इसके हाफ लाइफ की बात करें तो इसका हाफ लाइफ 10 मिनट्स बाद ये कितना बचेगा आपके पास? 4B नॉट। अगेन 10 मिनट बाद अगर अपन इसकी बात करें तो ये आपके पास कितना बच जाएगा? 2B नॉट और यहाँ कितना समय लगेगा? 10 मिनट। सिमिलरली एक और बार अगर अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? B नॉट और यहाँ पर भी समय कितना लगेगा? 10 मिनट। और एक और बार अगर अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा? B नॉट बाई 2, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? 10 मिनट हो जाएगा, राइट। और इधर अगर अपन बात करें ये B नॉट बाई 2 आ गया, क्या है इसका हाफ लाइफ करेंगे तो ये भी B नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ अपन देखते हैं इसका हाफ लाइफ आपको दिया है 40 मिनट्स का, तो 40 मिनट्स में ये कितना हो जाएगा आपके पास? B नॉट बाई 2। क्या इनकी कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो चुकी है और कितने समय बाद हुई है? देखिएगा अगर अपन यहाँ पे समय देखें तो ये 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स और 10 मिनट, मतलब 4 बार 10 मिनट्स को बात करेंगे तो 40 मिनट्स और इधर भी अगर आप बात करेंगे तो ये भी कितनी? 40 मिनट्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन। क्या बात क्लियर है? Two moles each of ethylene glycol and glucose are dissolved in 500 gram of water. The boiling point of the resulting solution is, आपको
Kb का वैल्यू गिवन है वाटर के 0.52, राइट। अब आप जानते हैं कि आपके पास डेल्टा Tb का फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास डेल्टा Tb होता है I Kb मल्टीप्लाई बाय मोलेलिटी। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपके पास कितना है 0.52, राइट। इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लूकोज है आपके पास, और आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय आपके पास वॉल्यूम कितना है 500, और अगर आप इसको लीटर में लेंगे तो ये आपके पास 1000। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, और ये आपके पास कितना हो गया 0.52 मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना हो गया 8 हो गया। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 16, और ये आ गया 4.16। ये आपके पास किस में आ जाएगा, केल्विन में। अब अगर आप यहाँ पे क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 373 प्लस 4.16। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 377.16। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डेट इज ऑप्शन नंबर 1। क्या बात क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज ABCD 4 कंपाउंड हमारे पास गिवन है। हमें लीस्ट एसिडिक, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, वो पता करना है। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहां पर अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बी ऑप्शन में सल्फोनिक एसिड है। जी देखते से पता लग रहा है कि बी जो कंपाउंड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है हमारे सी से। अच्छा, ए में बात करें ये फिनॉल है, और अगर डी में बात करें तो ट्रिपली बॉन्डेड पर ये क्या है ETO2 कार्बन, देन कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर H। सो देख सकते हैं फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी हमारे डी ऑप्शन से। सो अल्टीमेटली ए है और सबसे कम डी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका अगर कॉन्जुगेट एसिड भी आप बनाएंगे सो क्या बनेगा ETO2 कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ट्रिपली बॉन्डेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, और ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज लगाया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 होती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो अपार्ट फ्रॉम डी कंपाउंड, ABC के कॉन्जुगेट जो बेस है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अल्टीमेटली डी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। डी कंपाउंड थर्ड ऑप्शन में मेंशन है। थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। Which of the following statement are correct? पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टेटमेंट देके और मैच करवा लिया, इसलिए क्वेश्चन कठिन हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम ऑलवेज एक्सोथर्मिक नहीं होता। नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं तो फोर्सली एंटर कराना पड़ता है। तो नोबल गैस नाइट्रोजन और ग्रुप सेकंड एलिमेंट के लिए एंडोथर्मिक होता है और बाकी के लिए एक्सोथर्मिक। तो स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा गलत। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, करेक्ट है। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमेशा एंडोथर्मिक ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम, सही है, क्योंकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें क्या है, कौन से ऑर्बिटल से निकालोगे 2s2 से, यहाँ 2p1 से। ये स्टेबल भी है और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा है। तो पेनिट्रेटिंग पावर और मोर स्टेबल होने के कारण बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5, CH4 और CCl4 दोनों में नेगेटिविटी बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से लेस नेगेटिव है और यहाँ क्लोरीन मोर नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमॉन्ग एलिमेंट द ग्रुप फर्स्ट, गलत है। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ेगा, तो इसलिए सीजियम
मोर या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ग्रुप फर्स्ट में। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए, बी और सी। तो ओनली बी और सी करेक्ट हैं, आंसर होगा इसका थर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज नॉट करेक्ट। वन बाय वन ध्यान देंगे सभी अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट की बात की गई है, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट रिएक्शन है। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को अगर CuCN KCN के साथ में ट्रीट करेंगे एकदम सही, बेंजीन के साथ में CN लग जाएगा। सो अल्टीमेटली डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में अगर ट्रीट करेंगे तो आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। ध्यान रहे इसी पेपर में प्रीवियस एक क्वेश्चन भी सेम यही रिएक्शन पर बेस्ड है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, जी बिल्कुल एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे सिंपली हमारा बेंजीन बन जाएगा। सो ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ETOH के साथ में ट्रीट करें रिडक्शन होगा, और यहां पर लिख देते हैं हम करेक्ट रिएक्शन। सो ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ETOH आपका रिडक्शन हुआ, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। उसके साथ में वो एक बात अलग है कि CH3CHO N2HCl बाय प्रोडक्ट हैं, अलग हो जाएंगे। एनीवेज हमें तो पता करना था विच इज नॉट करेक्ट, और जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में नॉट करेक्ट रिएक्शन मेंशन है, अल्टीमेटली फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। So the next question is, which of the following properties will change when system containing solution 1 will become solution 2? अपन को बताना है गिवन 4 प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी जब आप सिस्टम 1 को चेंज कर देंगे किसमें, सिस्टम 2 में। मतलब सॉल्यूशन 1 को आप किसमें चेंज कर देंगे, सॉल्यूशन 2 में, राइट। अब आपको सॉल्यूशन 1 में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन 1 में आपको दिया हुआ है, जैसे कि अपन देख सकते हैं कि आपके पास 10 मोल ऑफ सॉल्यूट X दिया हुआ है, जिसमें आप क्या मिल रहे हैं, 10 लीटर ऑफ वाटर को मिला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसकी मोलरिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 मोल पर 10 लीटर है, तो मोलरिटी कितनी होगी, 1। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इधर बात करें अपन, तो यहाँ पर आपने सिस्टम 2 में क्या कर रहे हैं आप, इसमें आपके पास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 तो था ही था, यहाँ पर इसकी मोलरिटी कितनी थी आपके पास, 1। सिमिलरली आप जब यहाँ बात करेंगे, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट X प्लस 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब आपने क्या किया, 1 मोल, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 के द्वारा इसकी मोलरिटी 1 मोलरिटी आ रही थी। सिमिलरली आपने क्या किया, यहाँ पे 1 मोलरिटी का और सेम ऐड कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ होगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि वही कंसंट्रेशन पहले भी थी 1 मोल पर लीटर, और ये भी क्या 1 मोल पर लीटर। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन अभी भी क्या रही होगी, सेम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ अपन बात करें कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन चेंज होएगी, कंसंट्रेशन अभी भी चेंज नहीं होगी, वो की वही रहेगी, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी होता क्या है, जो 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है, और 1 मोल के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा मोलर हीट कैपेसिटी में, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी तो आप जानते ही हैं, चाहे एक ड्रॉप की बात करें या पूरे सॉल्यूशन की बात करें, जो डेंसिटी होगी वो तो सेम ही रहेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट इन एग्रीमेंट विद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बोल रहे हैं कि बोहर के मॉडल के ऐसे कौन से पोस्टुलेट्स थे जो वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से वाकिफ नहीं थे, मतलब जो उन पे एग्री नहीं करते थे। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है, एन एटम इन ए स्टेशनरी स्टेट डज नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज लॉन्ग एज इट इज इन द सेम स्टेट। सही बात है, अगर कोई एटम या फिर अगर कोई आपके पास एटम है वो स्टेशनरी स्टेट में, मतलब ना तो वो एनर्जी ले रहा है ना एनर्जी दे रहा है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होगी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेप ऑप्शन है। तो ये आपको नॉट इन एग्रीमेंट पूछा गया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, राइट। सेकंड बात करें अपन, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेशनरी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट। देखिए क्या कर रहे हैं अपन, हायर से लोअर जा रहे हैं, ठीक है, हायर से लोअर जाते हैं, आपको पता है एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी का एमिशन होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, और एनर्जी अगर बाहर निकलेगी तो कहां से, हायर से लोअर आओगे, तो ये बिल्कुल सही है,
ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सही है, अपन को कैसा करना है, नॉट इन एग्रीमेंट, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम स्टेट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए यहाँ क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूमता है, वेव, और वेव कभी भी सर्कुलर नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन गलत है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या इन्होंने एग्रीमेंट में पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एन एटम कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्टिंक्ट एनर्जीज E1 E2 E3 एक्सेट्रा, दीज अलाउड स्टेट्स ऑफ कांस्टेंट एनर्जी आर कॉल्ड स्टेशनरी। बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे कि स्टेशनरी स्टेट्स होती है एनर्जी की, जैसे पहले ऑर्बिट की अगर अपन बात करें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की बात करें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट की बात करें -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करते करते स्टेशनरी होती है, मतलब इतनी एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में सर्वाइव कर पाएगा, रिवॉल्व कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंपाउंड वुड गिव 3-मिथाइल 6-ऑक्सोहेप्टेनॉल अपॉन ओजोनोलाइसिस। आइए वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में डिफरेंट कंपाउंड हमारे पास गिवन है, हमें पता करना है कि ओजोनोलाइसिस के बाद में 3-मिथाइल 6-ऑक्सोहेप्टेनॉल किस में मिलेगा। अच्छा जी, अब यहां पर अगर फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करा और यहां पर क्या कंपाउंड बनेगा बताइए फटाफट। यहां पर जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। आइए इसकी नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको 6 पे तो ऑक्सो मिल रहा है पर 4 पे मिथाइल मिल रहा है, हमें चाहिए 3 पर मिथाइल। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओ। सो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया और यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया। एल्डिहाइड हमारा फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, नंबरिंग वहीं से चालू करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 पर ऑक्सो है पर 5 पर मिथाइल है, ये भी ऑप्शन एकदम करेक्ट नहीं है। आइए थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। वापस डबल बॉन्ड को ब्रेक करा, डबल बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे सो ये आपके पास में कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 पर मिथाइल मिल रहा है, 6 पर ऑक्सो, हमें तो 3 पर मिथाइल चाहिए। थर्ड ऑप्शन भी गलत है। आइए फोर्थ पर चलते हैं। अगर फोर्थ की हम बात करें सो यहां पर ध्यान देना, ये जो फोर्थ है ये आपका फोर्थ कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ये देखिए यहां पर ये एक मिथाइल को मत भूल जाना। ओके, डबल बॉन्ड ब्रेक करा, डबल बॉन्ड ब्रेक करा, यहां से एक मिथाइल यहां पर लग रहा है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आइए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा और तरीके से बनाएं, चलिए जी थोड़ा सा और तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट, क्योंकि यही हमको सही ऑप्शन लग रहा है। यहां पर जब हम इसकी करेक्ट नंबरिंग करेंगे सो ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना। अच्छा जी, यहां पर ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना। सो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 3 मिथाइल 6 ऑक्सो हमारा हेप्टेनॉल है जो कि रिक्वायर्ड कंपाउंड है। अल्टीमेटली इस तरह से हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बायोमोलिक्यूल का एक बहुत ही बेहतरीन और सिंपल ये क्वेश्चन है। यहां पर सिंपली हमसे पूछा है कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल फ्रक्टोज कौन सा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने अगर गौर किया हो, डी फ्रक्टोज आपको पता ही होगा। डी फ्रक्टोज की अगर हम बात करें CH2OH होता है, देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर ये आपका CH2OH है। वेल ये आपका OH, ये आपका OH, H OH एंड OH हुआ। ये क्या है, आपका डी फ्रक्टोज है। अच्छा जी, हमको क्या पता करना है, एल फ्रक्टोज मिरर इमेज देख लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। अगर इसका मिरर इमेज आप बनाएंगे तो मिरर इमेज कैसा बनेगा बताइए। अगर हम यहां पर मिरर इमेज की बात करें सो यहां OH की पोजीशन यहां आ जाएगी, इस OH की पोजीशन यहां, इस OH पोजीशन यहां, देन CH2OH इट्स ओके, कार्बन डबल बॉन्ड इट्स ओके एंड CH2OH इट्स ओके। OH की पोजीशन से हमको मिल जाएगी बात।
एल फ्रक्टोज की। सो अल्टीमेटली हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें करेक्ट स्ट्रक्चर एल फ्रक्टोज का मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन को कंसीडर करवाया है। यहाँ पर एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। यहाँ कौन सा आपको कंपाउंड लेना पड़ेगा? K2Cr2O7 डाइक्रोमेट डाल दोगे क्लोराइड के सॉल्यूशन में, थोड़ा सा कंसंट्रेट H2SO4 मिला दोगे, क्रोमाइल क्लोराइड की रेडिश ब्राउन कलर की वेपर बनेगी। और क्रोमियम का कोई भी कंपाउंड ले लो +6 ऑक्सीडेशन में और मीडियम कर दो बेसिक, क्या बन जाता है? क्रोमेट बनेगा। तो यहाँ पर ये क्रोमेट बन जाएगा सोडियम का Na2CrO4। और एसिडिक मीडियम कर दो, क्रोमेट या कोई भी कंपाउंड हो क्रोमियम का, एसिडिक मीडियम कर दोगे तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सोडियम का डाइक्रोमेट बन जाएगा। और डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर पता ही है, ऑक्सीजन ब्रिज बॉन्ड बनेगा और इसमें 3 ऑक्सीजन, दोनों क्रोमियम पर 3 ऑक्सीजन जो रहेंगे वो टर्मिनल ऑक्सीजन रहेंगे। ये ब्रिज ऑक्सीजन है, ये टर्मिनल ऑक्सीजन है। तो क्या कह रहा है? टर्मिनल ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन कंपाउंड सी। तो 6 हो गया, इसका आंसर आएगा 6। एक ब्रिज ऑक्सीजन है, ये टर्मिनल ऑक्सीजन है 6। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया है ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमास मेथड ऑफ कंपाउंड एक्स, एक्स का मास दे रखा है आपको 0.42 ग्राम, राइट। और आपके पास ये कंपाउंड है ना। इस कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पे आपके पास CH2, ये भी आपके पास CH2 और ये भी आपके पास CH2, राइट। और यहाँ आपके पास ये NH और ये NH। जब आप इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड X आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 86 ग्राम पर मोल, राइट। अगर अपन यहाँ पे क्या पूछा है? ml ऑफ N2 गैस विल बी लिबरेटेड एट STP। N2 गैस लिबरेटेड एट STP, आपको पता है यहां से आपको क्या मिलेगा? N2 मिलेगा, राइट। अब अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के एटम्स 2 ही हैं। तो अगर अपन यहाँ पे इसके मोल्स देख लें तो इसके मोल्स आपके पास कितने हो जाएंगे? मोल्स हो गए आपके पास 0.42 डिवाइडेड बाय 86, ये इसके पास मोल्स हो गए। और मोल्स अगर आपको STP कंडीशन गिवन है, अगर STP कंडीशन में आपको पता है कि एक मोल जो होता है वो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml ऑक्यूपाई करता है? 22,400 ml। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? अगर आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 0.42 डिवाइडेड बाय 86 मल्टीप्लाई बाय 22400 ml। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 109 ml। बात क्लियर है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ गिवन है डेल्टा एस सब्स्टिट्यूशन ऑफ आपको कार्बन ग्रेफाइट का दिया हुआ है इतना वैल्यू, डेल्टा CH बॉन्ड का आपको डेल्टा H दिया हुआ है इतना, तो आपका HH बॉन्ड का डेल्टा H गिवन है इतना, आपको डेल्टा H गिवन है C डबल बॉन्ड C का इतना, आपको डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैलकुलेट करना है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? इसके लिए डेल्टा H कैलकुलेट करना है। अब डेल्टा H फॉर्मेशन की बात हो रही है, फॉर्मेशन अपन हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास कैसे फॉर्म होगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये आपको फॉर्म कराना है और ये फॉर्म किससे होगा? कार्बन की आपके पास सबसे स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? रेफरेंस स्टेट, जिसको बोलते हैं अपन ग्रेफाइट की फॉर्म। यहाँ पे ग्रेफाइट और प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाएगा? H2। अब इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आपके 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और लगा दिया आपने। अब डेल्टा H फॉर्मेशन इसका चाहिए, तो डेल्टा H फॉर्मेशन आपके पास कितना हो जाएगा? 2 इंटू कार्बन ग्रेफाइट का कितना दिया है आपको? 2 मल्टीप्लाई बाय 710 प्लस हाइड्रोजन का कितना दिया है? 2 मल्टीप्लाई बाय 436, राइट, माइनस
आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आपके पास इतना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 611 प्लस हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, कितने सिंगल बॉन्ड CH है आपके पास, सॉरी कितने CH बॉन्ड सिंगल है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे CH आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 414। ठीक है, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ, तो आपके पास कितनी आ जाएंगी, यहाँ आ गया आपके पास 1420, ये आपके पास आ गया 872, ये आपके पास हो गया माइनस ऑफ 611, इनको अलग अलग ले लेते हैं, और ये माइनस ऑफ 656 हो गया, तो आपके पास ये ओवरऑल आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 25, आपको निकालना है किसमें, किलोजूल पर मोल। क्या बात क्लियर? आपको दिया है 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गिव 0.46 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.9 ग्राम ऑफ H2O। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड इज, इनमें कार्बन का परसेंटेज पूछा है कंपाउंड में। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है 0.5 ग्राम का, जो रिलीज कर रहा है कंबशन पे कितना 1.46 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर अपन इसके इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन कर रहे हो तो ऑक्सीजन के साथ, और ये आपको क्या दे देगा CO2 प्लस ऑफ H2O। क्या बात क्लियर है, CO2 प्लस ऑफ H2O। अब आप यहाँ ये जान सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी कार्बन होगा उतना ही कार्बन यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, तो अपन यहाँ पे कार्बन का जो CO2 का जो मास गिवन है उससे अपन कार्बन के मोल्स निकाल लेते हैं, तो ये कितना है 1.46 ग्राम, और आप जानते हैं CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, तो यहाँ पर आपके इसके मोल्स आपके पास बन जाएंगे, आपके पास इसके मोल्स बन जाएंगे 0.03318 मोल्स बन गए। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन मास ऑफ कार्बन की बात करें, यहाँ पे कार्बन जितने मोल्स CO2 के होंगे क्या उतने ही मोल्स कार्बन के होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के भी कितने एटम्स है, एक ही है, तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो 0.03318 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 12, तो और ये मास ऑफ कार्बन दे देगा जो कि आपका आएगा 0.396 ग्राम। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन की अगर अपन बात करें तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन 0.396 डिवाइडेड बाय और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। The number of optical isomers exhibited by the iron complex A obtained from the following reaction। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कौन सा होगा, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑक्सलेट आयन के साथ, ये 3-, और इसमें अपन जानते हैं बाइडेंटेड लिगेंड है ये, जैसे मेटल के साथ 2 बाइडेंटेड लिगेंड बॉन्डेड कर दो सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड बॉन्डेड कर दिए मैंने 2। ये जानते हो ये दोनों बॉन्ड सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो ये ऑप्टिकल क्या होगा, एक्टिव, तो इसका मिरर इमेज और बन जाएगा ये। तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे इसके, 2 बन जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 2, एक D होगा एक L होगा।